हेलो दोस्तों, कॉमिक स्टोरी चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। हमारी आज की कॉमिक्स है नूतन चित्रकथा की पेशकश भूतनाथ सीरीज़ की कॉमिक्स, जिसका नाम है भूतनाथ और लालची बाप। तो दोस्तों, इसका पार्ट 1 हम पहले ही पढ़ चुके हैं, ये पार्ट 2 है। तो चलिए शुरू करते हैं इस पार्ट 2 को। मगर तभी पलंग के पास रखी लिखने की मेज के नीचे कूड़े की टोकरी उसने देखी। टोकरी में एक छोटे से कागज़ के टुकड़े पड़े हैं, फटे हुए टुकड़े। भूतनाथ ने वह सब टुकड़े मेज पर करीने से लगाए। तब तुम्हारा फ़ोन हमेशा ख़राब रहता है, पर्चा पाते ही आकर मिलो, मैं घर पर ही रहूँगी, राधा। अब भूतनाथ सोचने लगा, यार राधा कौन है। मगर तभी भूतनाथ को लगा जैसे कोई द्वार पर है, शायद कोई आ रहा है, मुझे छिप जाना चाहिए। भूतनाथ बाथरूम में जा छुपा। उसने द्वार की ओर से देखा। इस नौकर के पास ठाकुर के कमरे की चाबी है। इसका मतलब है यह ठाकुर का अति विश्वासी नौकर है। अब भूतनाथ ने यह उचित समझा कि नौकर से पूछताछ करे। सफाई ठीक से करना, नहीं मालकिन को अब यहाँ आकर रहना है। नौकर चौंक गया। आप यहाँ? इससे पहले कि मैं तुम्हें जहन्नुम भेजूँ, मेरे सवालों का सही से जवाब दे दो। मुझे बस 1 सेकंड लगेगा। अंगुली दबते ही गोली चलेगी और तुम्हारी खोपड़ी के टुकड़े हो जाएंगे। नहीं, ऐसा मत कीजिए। राधा से आखिरी बार कब मिले? शाम को। पर ओह, यानी तुम जानते हो राधा को? कहाँ रहती है, क्या करती है? भगवान के लिए यह सब मुझसे मत पूछिए। कोई बात नहीं, तुम जो कुछ मुझे बताओगे कल मेरे तक ही सीमित रहेगा, बशर्ते तुम यह किसी को ना बताओ कि मैं यहाँ तुमसे मिला था। मुझे राधा के विषय में बताओ। तब नौकर ने चौंकने वाली बात बताई। उसका असली नाम राधा नहीं है, उसे मालिक ही राधा कहते हैं। असली नाम क्या है? असली नाम है रोजी। मालिक की नई सेक्रेटरी है। उसी के कारण रजनी मालकिन का अक्सर झगड़ा होता था। अर्थात रजनी का शक था कि वो लड़की ठाकुर साहब से प्रेम करने लगी है, यही ना? जी हाँ, यह सच है कि मालिक भी उसे चाहने लगे थे और दोनों में तय था कि यदि रजनी ना रही तो वह दोनों शादी कर लेंगे। यह सब तो मैं नहीं जानता। ठीक है, जो तुम नहीं जानते मैं तुम्हें बताऊंगा। तुम खिड़की के रास्ते पाइप के सहारे भी उतर सकते हो। जी हाँ, तो चलो, मैं तुम्हें पूरी सुरक्षा दूंगा और भारी इनाम दिलवाऊंगा। नौकर को साथ लेकर भूतनाथ सीधा थाने आ गया। आप मुझे कहाँ ले आए? यह थाना है। कहते हैं यहाँ केवल सच बोला जाता है, तुम भी केवल सच बोलोगे। भूतनाथ नौकर के साथ इंस्पेक्टर पवार के कमरे में आया। लो इंस्पेक्टर, एक मुर्गा मैं भी लाया हूँ, सुनो इसकी भी दास्तान। ओह, आओ आओ। यह ठाकुर साहब का नौकर है, आप इसका बयान लिखें, तब तक मैं एक खास जगह होकर आता हूँ। ठीक है। नौकर द्वारा बताए पते को याद करता भूतनाथ चल दिया। अपराधी कितना ही होशियार हो, मगर वह कहीं ना कहीं गलती कर बैठता है। एक इमारत के सामने मोटरसाइकिल से भूतनाथ उतरा। मुझे तीसरी मंजिल पर फ्लैट नंबर 110 में जाना होगा। और जब भूतनाथ फ्लैट नंबर 110 के सामने था, अगर रोजी मेरे सवालों के जवाब सीधे सीधे नहीं देगी तो मैं सख्ती से काम लूँगा। मगर काफ़ी देर बाद तक भी जब दरवाज़ा नहीं खुला तो भूतनाथ ने चाबी के सुराख पर अपनी आंख लगा दी। कमरे का सारा सामान तितर बितर है, लगता है अंदर कोई घपला है। कुछ सोचकर भूतनाथ इमारत के नीचे आया और इंस्पेक्टर पवार को बुला लेना ठीक रहेगा। हाँ हाँ, मैं समझ गया, अभी आता हूँ भूतनाथ, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। केवल 15 मिनट बाद ही। मैं लेट तो नहीं हुआ? नहीं, आओ हम ऊपर चलें, वह सामने वाला फ्लैट है। वार्निंग देकर दरवाज़ा तोड़ देंगे। मगर उस समय तो भूतनाथ भी मानो चौंक गया। अरे, दरवाज़ा तो अब खुला है, शायद तुमने ध्यान दिया हो, वह पहले ही भी खुला हो। नहीं पवार साहब, मुझे ध्यान है, तब यह लॉक्ड था। इसका मतलब है अभी कोई यहाँ से गया है। मगर सवाल यह उठता है, लिफ्ट से तो हम लोग अभी ऊपर आए हैं, शायद यहाँ से जाने वाले ने सीढ़ियों का प्रयोग किया हो। किंतु तभी सब फिर चौंक उठे। सर, लाश! और तब वह सब सोने के कमरे में पहुंचे जहां लाश थी। ओह गॉड, हत्या! ओह, हो ना हो, यह रोजी का शव है। किसी चीज़ को हाथ मत लगाना, मैं फिंगर एक्सपर्ट डिपार्टमेंट को तलब करता हूँ। मेरे विचार से खोजी कुत्ता भी मंगवा लो। खून ताज़ा है, घावों से अभी रिस रहा है। हमारा शक सही निकला। हत्यारा उसी समय निकल भागा जब मैं तुम्हें फ़ोन करने नीचे गया था। तुम्हारे विचार से हत्या कौन कर सकता है? थाने से नौकर को और होटल से जगत सिंह बेरा को बुलवा लो, वो शिनाख्त करें कि यह कौन है, तभी हत्यारे का जायज़ा लगेगा। तब उधर ठाकुर साहब पुलिस कमिश्नर से मिलने पहुंचे थे। कहिए ठाकुर साहब, कैसे हमारी याद आ गई? आप लोगों ने तो हद कर दी कमिश्नर साहब। माना कि एक अदालत में पुलिस ने मुझे एक हत्या का अपराधी साबित कर दिया, पर हाई कोर्ट का तो फैसला अभी बाकी है। क्या हुआ? हाई कोर्ट के बाद आप सुप्रीम कोर्ट में भी ट्राई कर लेंगे तो ठीक होगा। याद रखें, सज़ा आपकी बहाल रहेगी।
यह जरूरी नहीं मैं निर्दोष भी साबित हो सकता हूँ। अगर आप निर्दोष साबित होंगे तो मुझे खुशी होगी, बैठिए। अगर मैं निर्दोष साबित ना भी हो सका तो भी क्या है, ज़रूरी है मैंने दूसरी पत्नी की हत्या की हो? ज़रूरी तो नहीं मगर संभव है। यह न्याय है, शरीफ लोगों को परेशान करने की साजिश है। ठाकुर साहब, पुलिस सबूत और शंका के आधार पर आगे बढ़ती है। शंका होने पर, सबूत मिलने पर निर्भर है कि किसे गर्दन पकड़कर अदालत में पेश करे, और फिर जिसने कुछ किया ही नहीं वो क्यों डरे? मैंने अपनी पहली पत्नी की हत्या नहीं की थी, फिर भी मुझे आरोपित किया गया। बाकायदा सबूत पेश किए गए हैं जिसके आधार पर अदालत को भी मानना पड़ा आपने अपराध किया है। अब मुझे मेरी दूसरी पत्नी की हत्या के आरोप में फंसाने की कोशिश की जा रही है। पुलिस यदि आपको दोषी साबित करने की कोशिश कर रही है तो आप अपने को निर्दोष साबित करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, मैं प्रधानमंत्री साहब की शिकायत करूंगा, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। अपने संतोष के लिए आप राष्ट्रपति तक शिकायत करने के लिए आज़ाद हैं। पुलिस को अपना कर्तव्य निभाना ही है। ओह, मैं भी देख लूँगा आप लोगों को। जाते जाते इतना और सुनते जाइए। आप कितना ही भारी सुरक्षा कवच पहन लें, इंसाफ का तीर आपके जिस्म को जरूर घायल करेगा। यदि मैं निर्दोष हूँ तब भी घायल किया जाएगा? तब नहीं, तब जमाना कितने ही तीर चला ले, कानून आपको अपना सुरक्षा कवच पहनाकर आपकी रक्षा करेगा। शर्त यह है कि आप निर्दोष साबित हों। इधर फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट ने सबके आसपास के निशान उठाए, कोई जगह शेष ना रह जाए। आप चिंता ना करें। और तभी थाने से 2 सिपाही ठाकुर के नौकर को ले आए। आओ देखो, इस शव को पहचानते हो? शव? हाँ, यह शव राधा देवी का है, अर्थात जिसका नाम असली नाम रोजी है। यह क्या चक्कर है भूतनाथ? होटल का बेरा और आ जाए तब सारी दास्तान सुनाऊंगा। लगभग तभी होटल का बेरा आ गया। लो, बेरा भी ठीक समय पर आ गया। इसे जरा शव दिखाओ। पहचानते हो इसे? हाँ साहब, इसी ने मुझे लिफाफा दिया था और कहा था कि आपको दे दूं। मिस्टर पवार, कहानी साफ हो गई। या तो इसी ने रजनी की हत्या की थी या यह हत्यारों की सहायिका थी। ओह, जहाँ तक मैं समझता हूँ यह भी रजनी के समान ही शिकार बनी है। ठाकुर ने जब पहली पत्नी की हत्या की थी तो रजनी ने उसको सहयोग दिया था। यह फिंगरप्रिंट से भली भांति सिद्ध होता है। मगर जल्दी ही ठाकुर के जीवन में रोजी उर्फ राधा आई और उन दोनों ने रजनी को ठिकाने लगा दिया, क्योंकि इसी तरह राधा उर्फ रोजी ठाकुर की पत्नी बन सकती थी और रजनी की दौलत का ठाकुर हकदार बन सकता था। लेकिन भूतनाथ, कानूनी अड़चन है। वो क्या? यह मान लिया कि रजनी हत्या में शरीक थी, पर अब रजनी जिंदा नहीं। हाँ, मगर ठाकुर ने जो अपील हाई कोर्ट में की है उसमें सबूत पक्ष के लिए एक नया सशक्त सबूत मिला है। मगर रजनी की हत्या की मुख्य अभियुक्ता राधा उर्फ रोजी की हत्या हो गई, पर ठाकुर के खिलाफ इसकी हत्या कांड का पक्का सबूत नहीं है। शायद तुम ठीक कहते हो। अगर हम यह साबित कर दें कि ठाकुर रजनी के राधा उर्फ रोजी से प्यार करने लगा था तो रजनी की हत्या का प्रबल कारण सिद्ध हो जाएगा। हमने तलाशी में कुछ हासिल नहीं किया। शायद इस अलमारी की तलाशी लेना ज़्यादा जरूरी था। ये फोटो तो देखो। अरे, यह तो कश्मीर की उस झील का सीन है। ठाकुर और रोजी पास पास बैठे हैं। इसके पीछे ठाकुर के दस्तखत हैं और लिखा है प्यार की यादगार, जिसका मतलब साफ है। मेरे विचार से इस फोटो को देखकर ठाकुर स्वयं मुंह खोलेगा। यह काम कठिन है, पर शायद तुम इसे आसानी से कर सकोगे। मैं ठाकुर से मिलने जा रहा हूँ। तुम अपना काम समाप्त करके थाने में पहुँचो, वहीं मिलूंगा। ओके भूतनाथ। भूतनाथ तुरंत ठाकुर प्रताप सिंह से मिलने के लिए रवाना हो गया। निश्चय ही राधा उर्फ रोजी की भी हत्या ठाकुर प्रताप सिंह ने इसलिए की क्योंकि उसे यह आभास हो गया था कि अब रोजी उर्फ राधा उसकी पोल खोल सकती है। इधर अपनी कोठी में अपने कमरे में परेशान ठाकुर पासा पलट गया। लगता है सारा किए धरे पर पानी फिर गया। तभी फोन की घंटी बज उठी। आप किसका फोन हो सकता है? हाँ, मैं ठाकुर प्रताप सिंह हूँ। आप कौन है? ठाकुर, तुम्हारे पाप का घड़ा भर गया है। अपना नाम बताओ मूर्ख। नाम क्या, अपनी शक्ल भी दिखाऊंगा। दुर्भाग्य से मैं बदनसीब रजनी का बाप हूँ। ओह कर्नल साहब, देखिए यह मुझे फंसाने की चाल है। मैं हत्यारा नहीं। मुझे अभी पता चला है तुमने रजनी की भी हत्या कर दी और रोजी उर्फ राधा को भी मार डाला। यह झूठ है। मैं कसम खा कर कहता हूँ, यह हत्या मैंने नहीं की। हाँ, तुमने नहीं की, यह मान लिया, मगर तुमने हत्यारों को हत्या की कीमत तो दी थी। मगर झुंझलाकर ठाकुर ने रिसीवर रख दिया।
मुझे सब फंसाना चाहते हैं, पर मैंने किसी को कुछ नहीं बिगाड़ा। खटाक। उधर कर्नल ने पुलिस कमिश्नर को फ़ोन किया। हेलो कमिश्नर साहब, मैं स्वर्गीय रजनी का पिता कर्नल बोल रहा हूँ। अफसोस है कि हत्यारा एक के बाद एक हत्या करता जा रहा है, पर आप उसे गिरफ्तार नहीं कर रहे हैं। इधर कमिश्नर अपने दफ्तर में। कर्नल साहब, जब तक पक्के सबूत नहीं मिलते हम कुछ नहीं कर सकते। और क्या सबूत आप चाहते हैं? हत्यारा ठाकुर प्रताप सिंह ही है, मगर हत्या की जगह पर किसी अजनबी की उंगलियों के निशान है। जहाँ रजनी की लाश मिली वहाँ भी, और जहाँ रोजी मरी मिली वहाँ भी। हो सकता है उसने किराए के हत्यारों का प्रयोग किया हो। रजनी की हत्या में रोजी का हाथ था, और ठाकुर की पहली पत्नी की हत्या में रजनी का हाथ था। रोजी की हत्या में ऐसे व्यक्ति का हाथ है जो रजनी की हत्या के समय भी मौजूद था। इसका पता लगाना क्या आपका काम नहीं? वह ठाकुर ही होगी। नहीं, वो निशान किसी अजनबी के हैं, मगर वो जल्दी ही पकड़ा जाएगा। मैं आपसे मिलकर कुछ बातें करना चाहता हूँ, क्या आप अभी मिलेंगे? चले आइए, मैं आपकी प्रतीक्षा करूँगा। इधर ठाकुर की कोठी की तरफ जाते जाते भूतनाथ ने सोचा, क्यों ना ठाकुर से वार्ता करते समय कमिश्नर को भी साथ रखा जाए। उधर ठाकुर ने सहसा सोचा, समस्या बहुत गंभीर है, मुझे चाहिए कमिश्नर से सीधी बात करूं। आखिर मुझे क्यों टारगेट बनाया जा रहा है? अपने दफ्तर में कमिश्नर को कर्नल की प्रतीक्षा थी, मगर वहां सबसे पहले आ गया था ठाकुर प्रताप सिंह। आओ ठाकुर, मैं आपसे निर्णायक बातें करने आया हूँ। मगर इससे पूर्व की बातें चले वहाँ कर्नल आ गया। यह अच्छा संयोग है कि हत्यारा यहीं मौजूद है। ओह, तो आप भी आ गए। उस समय कमिश्नर भी चौंका जब भूतनाथ आ गया। तुम तुम भी आ गए? मुझे खुशी है, यहाँ आना ठीक रहा। अब सब यहीं हैं। वार्ता अभी चली रही थी कि फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट वहाँ आ गया। क्या रिपोर्ट है? सर, निशान किसी अजनबी के हैं। उनके दाएं अंगूठे में गहरा कट का निशान होना चाहिए। मगर तब सब बुरी तरह चौंके जब एक व्यक्ति के साथ इंस्पेक्टर पवार वहाँ आए। सर, ओह सॉरी। किंतु कर्नल चौंक गया। क्या बकते हो? कट का निशान तो मेरे अंगूठे पर भी है। तो हो सकता है अपनी बेटी की हत्या आपने की हो, फिर रोजी को भी ठिकाने लगा दिया हो। मगर तब सब बुरी तरह चौंके जब एक व्यक्ति के साथ इंस्पेक्टर पवार वहां आए। सर, यह ठीक है, रोजी की हत्या कर्नल ने ही की है। इस आदमी ने कर्नल को पहचाना है। यह उसी इमारत में सफाई कर्मचारी है। इससे पूर्व कि कर्नल कुछ कर पाता, भूतनाथ ने कर्नल की कनपट्टी पर रिवॉल्वर रख दिया। अब खेल खत्म हो गया कर्नल, समझदारी इसी में है कि अपराध स्वीकार कर लो। ओह, फंस गया। हाँ, हत्या मैंने की है। मगर जब कर्नल से पूछा गया कि क्यों की हत्या उसने, तो कर्नल ने बताया, मैं चाहता था कि रजनी विवाह मेरी मर्जी से करे और कोठी और आधा धन मेरे लिए छोड़ दे, पर उसने ऐसा नहीं किया। उसने ठाकुर से के प्यार में अंधी बनकर ठाकुर की पत्नी की हत्या कर दी, फिर ठाकुर से शादी की, और जो भी उसने सोचा रजनी मेरे लिए घातक है। फिर मैंने सोचा कि रजनी मेरे लिए घातक है। मैंने ठाकुर को अपनी पत्नी की हत्या के लिए केस में फंसाने के लिए झूठे गवाह खड़े किए, जबकि हत्या मेरी बेटी ने की थी। रजनी चुप रही। फिर रजनी मुझ पर दबाव देती रही कि वो अदालत में सब सच कह देगी। इसी भय से मैंने रजनी की हत्या रोजी की मदद से की। उसे लालच दिया कि ठाकुर की पत्नी बनकर वो सुखी रहेगी। उसने ठाकुर के प्रेम जाल में उसने ठाकुर को प्रेम जाल में फांस लिया था। मगर जब मुझे लगा कि रोजी पर भी शक हो गया है, तो सोचा वह यदि पकड़ी गई तो मेरा भांडा फूट जाएगा। मैंने उसे भी खत्म कर दिया, पर भांडा तो फिर भी फूट गया। आपको हत्या के अपराध में गिरफ्तार किया जाता है कर्नल। समाप्त। तो दोस्तों, हमारी ये कॉमिक्स यहीं पर समाप्त होती है। आपको ये कॉमिक्स कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली कॉमिक्स में। धन्यवाद।